What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. आज देखिए ये मैंने पिक्चर इसलिए डाली है क्योंकि इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी है तो हम इससे थोड़ा बात करेंगे यहाँ पे फिर आर्टिकल में भी ये फायदा पहुंचाएगा। यहाँ पे हम बात करें एक इमेजिनरी दुनिया की। जैसे कि हम स्टार्टिंग में कोई गोल बनाते हैं, एक गोल सेट करते हैं कि मान लीजिए हमको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है गवर्नमेंट के। तो मान लीजिए आईएएस बनना है या कोई भी बनना है, इस तरीके से कोई एग्जाम क्रैक करना है। तो वो गोल तो सेट कर लिया जाता है, पर लेकिन जिस टाइम पे वो गोल सेट किया जाता है उस टाइम पे जो हम कंडीशन मान के चलते हैं वो आइडियल कंडीशन मान के चलते हैं कि ऐसा है, ये सिलेबस है, इसको उठा के मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा और मैं डेली पढ़ा करूंगा 8 से 10 घंटे और ऐसे मेरी प्रिपरेशन चलती रहेगी और फिर एक दिन जाके मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा। पर लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें से किसी दिन तबीयत खराब हो जाती है, किसी दिन किसी को बाहर किसी के साथ में बाहर जाना पड़ जाता है, जैसे किसी को ब्लड डोनेट कर दिया, कभी मूवी देखने का मुंह हो गया तो कभी कुछ खेलने का मन हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा चेन्नई में बाढ़ भी आ गई थी वहां पे, तो इस तरीके की कैलेमिटी भी आ जाती है। तो वो भी उस टाइम पे जब यूपीएससी के एग्जाम आने वाले थे। तो इस तरीके की कंडीशन बहुत बार होती है कि जो हम एक गोल बना के चलते हैं उसको हम अचीव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक इमेजिनरी दुनिया में अपना गोल बनाते हैं। हमेशा एक रियलिटी में गोल बनाना चाहिए। तो इस तरीके की कंडीशन को भी अपना अगर टाइम टेबल बनाने जा रहे हैं तो इस तरीके की सिचुएशन भी सेट करनी चाहिए। उसको इतना रिजिड नहीं बनाना चाहिए कि बस 3 दिन में ये खत्म करना है तो ये खत्म करना है। थोड़ा सा आगे पीछे रखना चाहिए, थोड़ा सा उसमें टाइम रखना चाहिए कि 3 दिन में नहीं हुआ तो 4 में हो जाएगा और हो सकता है कि 4 से पहले भी हो जाए अगर और ज्यादा टाइम मिल जाए। तो इस तरीके से एक फ्लेक्सिबिलिटी चीजों में रखनी चाहिए। ठीक है? तो कभी भी चीजों को एक इमेजिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से लेके नहीं चलना चाहिए। तो हमेशा जो गोल होना चाहिए वो रियलिस्टिक बेस होना चाहिए। ओके, आइए अब देख लेते हैं हमको कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला फर्स्ट आर्टिकल है। फर्स्ट आर्टिकल इसके बारे में डिस्कस हम यहीं पे करेंगे थोड़ा। ये देखिए जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है यूएसए की, उनके चीफ हैं, उनको क्या किया है, डोनाल्ड ट्रंप जी ने हटा दिया है। तो इसके बारे में दो तीन चीजें निकल के आ रही हैं। फर्स्ट चीज तो ये निकल के आ रही है कि देखिए जिस टाइम पे इलेक्शन हुए थे तो यूएसए में ये बातें मानी जा रही थी कि रशिया ने उसके इलेक्शन में इंटरफियर किया है और रशिया की वजह से जो हिलेरी क्लिंटन थी वो हार गई है और डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं। उस टाइम पे कुछ ऐसे अंदेशे भी देखने को मिल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रशिया के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन बनाने वाले हैं और भी कई सारी बातें निकल के उस टाइम पे आ रही थी। पर लेकिन जैसे जैसे आगे चीजें बढ़नी स्टार्ट हो गई तैसे तब सीबीआई ने और भी कई सारी एजेंसी है, उन्होंने जब पत्ते उखाड़ने स्टार्ट किए तो पता चला कि उनको जो इलेक्शन है वहां के जो यूएसए के इलेक्शन है उसको इन्फ्लुएंस किया गया है रशिया के द्वारा। ठीक है? तो जो वो इन्फ्लुएंस किया गया रशिया के द्वारा, तो उस केस को ये जो एफबीआई है यहाँ पे उसको सॉर्ट आउट करने के चक्कर में थी, मतलब उसके ऊपर आगे कार्रवाई कर रही थी। तो अब ये दिख रहा था कि बहुत ही पास आ गए थे वो केस को सोल्व करने के। तो इसीलिए कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तलवार न लटक जाए, तो ये माना जा रहा है इसलिए उन्होंने उसके चीफ को हटा दिया है। तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्सी भरा इशू है और आज की डेट में काफी न्यूज में छाया हुआ भी है। तो थोड़ा इशू का पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये है क्या। ओके, अब ये वाला आर्टिकल जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू टेक्नोलॉजी एंड ऑल रिलीजन। तो जिस तरीके से आपने पुराने टाइम में देखा होगा, जिस तरीके से रामायण में दिखाया जाता है, वो उड़न खटोले में जाते हैं राम जी वगैरह सीता को लेने। तो इस तरीके के हनुमान जी हैं, उड़े हुए जा रहे हैं बिना किसी चीज के, बस एक सुपर पावर से संजीवनी बूटी लेके आते हैं वहां से जाके। तो वो एक ओल्ड रिलीजन था। ठीक है ना? तो वहां पे चीजें दिखाई जाती थी कि हाँ इस तरीके से चीजें होती हैं, हवा में उड़ रहे हैं, कुछ भी कहीं से भी गायब हो गए, कहीं पे भी चले गए। तो इसी तरीके का आज की डेट में न्यू टेक्नोलॉजी में देखने को मिल रहा है, जिसको इमेजिनरी दुनिया बोल रहे हैं, जिसको मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे भी दिखाया था, जो इमेजिनरी दुनिया की हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना? तो उसी के बारे में यहाँ पे चीज हो रही है। तो कई यहाँ पे जो मेन बात की जा रही है वो फेसबुक के बारे में की जा रही है। फेसबुक एक ऐसे ऐप के बारे में बात कर रही है, लॉन्च करने जा रही है। तो ऐसे ऐप के बारे में यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है जिससे कि आपको एक ऐसी वर्चुअल दुनिया में ले जाया जा सकता है जिसके द्वारा आप कुछ भी देख सकते हैं अपने आसपास में, मतलब हवाओं में उड़ सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड में आपको ये होती क्या है ये इमेजिनरी दुनिया, इस तरीके से कुछ भी डिवाइस ही पहन ली जाती है मोबाइल कनेक्ट करके और फिर आपको उस दुनिया में पहुंचा दिया जाता है। तो ये एक मतलब जो आदमी है, एक रियलिटी दुनिया होती है, हमारे आसपास की जो रियलिटी होती है उसको साइड में रख के एक इमेजिनरी दुनिया में जाना। तो इसके ऊपर ये बात कर रहे हैं। पहले एक बार आपको एक वीडियो के थ्रू में दिखाना चाहूंगा कि एक्चुअल में ये है क्या, उससे आपको चीजें ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगी। आप एक वीडियो देखिए थोड़ी सी, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, उसमें चीजों को किस तरीके से इमेजिनरी वे में चीजें दिखाई गई हैं कि कैसे कैसे चीजें होती हैं, अगर इसका यूज किया जाएगा तो किस तरीके से आदमी चीजों को फील कर सकता है। यहाँ पे देखिए ये बंदा आता है, ये बंदा इसको डिवाइस को पहन लेता है, एक तरीके से सोचना स्टार्ट कर दिया अब इसने, अब चला गया जो भी इसके मन में आ रहा है, अब उस तरीके से चीज को करेगा। जैसे जैसे चीजें चलती रहेगी, मतलब एक तरीके से इमेजिनरी दुनिया में कंप्लीटली पहुंच चुकी है चीजें।
ठीक है ना। तो इस तरीके से वर्क करता है। तो एक इस तरीके की इमेजिनरी दुनिया बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि आज की दुनिया में जो एक नॉर्मल दुनिया है उसमें आदमी खुश नहीं है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से दिखाया जा रहा है, बैठी हुई यहाँ पे और सोचा कहीं के बारे में जा रहा है। तो इस तरीके की जो इमेजिनरी दुनिया थी उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो जो ये अभी बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल में उसी चीज को क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं रियलिटी से दूर हटके एक इमेजिनरी दुनिया बनाने की बात चल रही है, जिस तरीके से पुराने रिलीजन में हुआ करता था। इस तरीके से चीजें तो हो जाएंगी। आदमी आज की डेट में आदमी को बोला जा रहा है बहुत ज्यादा दुखी रहता है दुनियादारी से, तो यहाँ पे हटके वो उसको कुछ टाइम की खुशी मिलेगी। पर अगर ऐसा हुआ कि वो उसी खुशी में खो गया, वो रियलिटी में आना ही ना चाहे, तो कई सारी चीज़ों को यहाँ पे इसी तरीके से इश्यू को डिस्कस किया गया है। हालाँकि देखिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम का नहीं है, ठीक है ना? बस थोड़ा-सा आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये एक्चुअल में है क्या? तो ये इमेजिनरी दुनिया बनाने की बात चल रही है इसी तरीके से, जिससे कि आदमी जो चाहे, भले ही उसको कुछ ना मिले लाइफ में, पर लेकिन कम से कम उसको फ़ील तो कर सके कि ये मेरे पास में है। तो एक तरीके से किसी न किसी टाइम पे उसको खुशी तो मिले। तो ये बोल रहे हैं जो मार्क जुकरबर्ग ये नया कॉन्सेप्ट निकाल के लेके आ रहे हैं, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। पुराने टाइम में भी इसके बारे में ज़िक्र किया गया था और कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो देखने को न्यूटन के कॉन्सेप्ट में भी इस चीज़ का ज़िक्र देखने को मिलता है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने नया निकाला है। बट हाँ, जो इन्होंने अब यूज़ किया है वो नई टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको प्रेज़ेंट करने की कोशिश की है, और ये एक अच्छे लेवल पे इसको इम्प्रूव वर्ज़न आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये बातें ज़िक्र की गई है इस आर्टिकल में। कंप्लीट आर्टिकल इन्हीं चीज़ों के बारे में था। ओके? अब जो ये वाला आर्टिकल है, ये है ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, जिसको टीबी बोलते हैं, और ये आर्टिकल है जेनेरिक ड्रग के बारे में। एक बार ट्यूबरकुलोसिस वाले आर्टिकल को देखते हैं। हमने कल भी इसके बारे में चीज़ें डिस्कस की थी। देखिए, हमने अभी कल भी जब न्यूज़ डिस्कशन कर रहे थे हम सेकंड वाली वीडियो में, उसमें हमने इस रिलेटेड न्यूज़ डिस्कस की थी एक। यहाँ पे क्या है, एक्चुअली हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया था, अभी 2 महीने पहले एक प्लान डिक्लेयर किया था अपना। तो उसमें क्या बताया था कि जो ट्यूबरकुलोसिस है, उसको खत्म कर दिया जाएगा 2025 तक, ठीक है? तो ये टारगेट था, याद रखना ये एम्बिशियस टारगेट है, जिसके बेस पे ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में इसको 2025 तक खत्म कर दिया जाएगा। पर लेकिन जो अभी कुछ रिपोर्ट पब्लिश की गई है, उनके हिसाब से देखा जा रहा है कि ये आगे ही बढ़ता रहेगा, अभी ये घटने वाला नहीं है। और 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। अब इन 2 चीज़ों को देखते हैं, 2 बीमारी के बारे में डिस्कस किया गया है। एक तो बोला गया है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, जिसको बोलते हैं एमडीआर टीबी। याद रखिएगा दोनों डिफरेंट है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, और दूसरे में क्या बोला है, इसको बोला है एक्सडीआर टीबी, ठीक है ना? एक्सडीआर टीबी, इसको बोला है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो ये वाला जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है, ये इसका नेक्स्ट वर्जन ये है, और ठीक है। तो इसके बारे में एक बार पिक्चर के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है, मान लीजिए मुझे टीबी हो रखी है, ठीक है? अगर मुझे टीबी हो रखी है और नॉर्मली मैं दवाई लेता हूँ, अपनी रेगुलर डे पे रेगुलर टाइम पे अपनी दवाई लेता रहता हूँ, तो कुछ टाइम के बाद में मेरी वो टीबी ठीक हो जाएगी, ठीक है? पर लेकिन ऐसा केस नहीं होता है। होता क्या है, जैसे मुझे टीबी हो रखी है तो क्या करूँगा, आज दवाई नहीं ली, ठीक है ना? कल दवाई नहीं ली, परसों ले ली, तरसों दवाई नहीं ली, उससे आगे दवाई नहीं ली, फिर दवाई ली। तो जो इस तरीके की इरेगुलरिटीज़ हम दिखाते हैं किसी भी बीमारी को लेके, तो फिर क्या होता है, वो बीमारी का नेक्स्ट वर्जन आ जाता है, मतलब बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब ये नेक्स्ट वर्जन, जो न्यू वर्जन बीमारी का आया है यहाँ पे, ये न्यू वर्जन जो रहता है, जो यहाँ पे हम पहले वाली दवाई ले रहे थे, जिसको हम फर्स्ट लाइन दवाई बोलते हैं, ये वाली दवाई अब यहाँ पे काम करना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि ये ताकतवर बीमारी अब बन चुकी है, ठीक है? फिर ऐसे ही ऐसे जब यहाँ पे बीमारी आती है, तो फिर इसके लिए दूसरी दवाई आती है। फिर दूसरी दवाई में फिर इसी तरीके का बिहेवियर देखने को मिलता है। तो फिर ये भी आके एक ऐसी टाइम पे ये ऐसा हो जाता है कि ये भी जो पुराने वाली दवाई है वो भी वर्क करना यहाँ पे बंद कर देती है। तो फिर ये एक नए लेवल पे पहुंच जाती है, ठीक है? तो एक नई बीमारी बन जाती है, आप लोग बोल सकते हैं एक ताकतवर बीमारी बन जाती है, जो अब दूसरे वाली दवाई को भी उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके से ना तो पहले वाली का वर्क कर रहा है यहाँ पे, ना सेकंड वाली वर्क कर रही है यहाँ पे। एक तरीके से रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। रेजिस्टेंस जिस तरीके से हम यूज करते हैं ना, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा, जो रेजिस्टेंस होते हैं हम यूज करते हैं, ठीक है ना? ये एक तरीके से प्रतिरोध होता है, रुकावट होती है। तो एक तरीके से दवाइयों के खिलाफ, दवाइयों के अपोजिट में बीमारी हो जाती है। दवाइयों का इनके ऊपर वर्क कोई भी इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये दिखाया गया है, यहाँ पे इसमें सारी ओल्ड टीबी आ गई हैं, जितनी भी टीबी होती हैं, ठीक है? फिर इसके दी में कैनी ओ कोई भी एक रेजिस्टेंस, जो एक रेजिस्टेंस दिखा सके एक दवाइयों के लिए, ठीक है? फिर यहाँ पे जब एमडीआर आता है,
मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, तो यहाँ पे एटलीस्ट मतलब फर्स्ट लाइन ड्रग जो होती है उसका इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग का काम खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे जब सेकंड आ जाता है जिसको एक्स डी आर टीबी बोलते हैं, वहां पे फर्स्ट लाइन जो ड्रग है जो स्टार्टिंग वाली वो तो वर्क ही नहीं करती है, ठीक है ना। और इसके अलावा भी और इम्प्रूव वर्जन आ जाता है तो वो भी वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो एक इम्प्रूव वर्जन तो जो सेकंड वाली है वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक वर्जन आ गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, स्टार्टिंग में ड्रग रेजिस्टेंस है, फिर एक ड्रग का रेजिस्टेंस करिए, यहाँ पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस करिए, फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के साथ में और भी ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको बोला जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा अपना गवर्नमेंट का प्लान देख लेते हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या वर्क किया है। देखिए इवेल्युएशन ऑफ टीबी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट में पहले से बहुत सारे प्लान चलाए जा रहे हैं। आज की बीमारी नहीं है, पुरानी बीमारी है, 1950 में चलाया गया। ये चीजें रटने के लिए नहीं है, थोड़ी टाइमलाइन दे रहा हूँ ओनली। इससे टाइम से यहाँ पे प्लान चलाए जा रहे हैं। फिर कहीं पे कुछ कितने परसेंट पेशेंट करना है, कहीं पे कुछ करना है, कहीं पे कुछ आदमियों को वो करना है, कहीं पे 80% आदमियों को रखा गया। पर लेकिन जो याद रखना है आप लोगों को, याद रखने वाली ये चीजें यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, एंटायर कंट्री को इसके अंडर में रख लिया गया है। ये क्या है, ये रिवाइज नेचुरल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है ना। तो ये मतलब पूरे जो कंट्रोल प्रोग्राम है, तो पूरी कंट्री को आपको इसको याद रखना है कम से कम। और तो ऊपर वाले तो ये इतना कौन कौन देख रहा है, इसको ज्यादा याद नहीं रखना है। पर लेकिन इस वाले को याद आपको रखना है कि कब पूरी कंट्री को जो टीबी का कंट्रोल प्रोग्राम है उसके अंडर में लेके आया गया था। इससे पहले कुछ पोर्शन को कवर किया गया, कुछ आदमियों को कवर किया गया, फिर कुछ पोर्शन को कवर किया जा रहा था। पर लेकिन यहाँ पे पूरी कंट्री 2006 में पूरी कंट्री को हमने कंट्रोल जो एड्स है, उस एड्स बोल रहा हूँ, कंट्रोल जो टीबी है उसके कंट्रोल के प्रोग्राम में लेके आ गए हम लोग, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। अब इसको देखते हैं यहाँ पे क्या बात की गई है। देखिए हमने देख लिया अभी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस क्या होती है, एक्सडीटीआर क्या होती है। जो इसके वाले में जो ये वाला होता है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस टू फ्लूरोक्विनोलोन्स, तो ये वाली जो दवाई है एक तरीके से एंटीबायोटिक होती है। तो इसका भी एक तरीके से रेजिस्टेंस करने लगती है। मतलब ये कई सारी एंटीबायोटिक आप लोग बोल सकते हैं, कई सारे उसमें चीजों को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे भी ये एक तरीके से मतलब इसको भी अपोज करने लगती है। तो एक अच्छे लेवल पे ये बीमारी पहुंच चुकी है। चिंता का विषय क्या है, चिंता का विषय देखने में ये आता है कि जो ये बीमारी है आज की डेट में, ये ड्रग रेजिस्टेंस जो बीमारी, जो एक्स ड्रग रेजिस्टेंस जो बीमारी हो रही है, ये वाली सबसे देखने वाली सिचुएशन जो खराब है वो ये है कि ये जो बढ़ती जा रही है, और बढ़ने का रीजन पता है क्या है, वो है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन मतलब मान लीजिए किसी को बीमारी है ये, और वो आदमी मेट्रो में यात्रा कर रहा है, ठीक है, या मेट्रो में यात्रा कर रहा है और वहां पे सब लोग सट के खड़े होते हैं एक दूसरे से। तो जिस तरीके से सट के खड़े होते हैं तो वो एक कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब आराम से ट्रांसमिट हो जाती है एक आदमी से दूसरे आदमी में। तो एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिट हो जा रही है ये डिजीज। तो अब देखिए अगर एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिट हो जाती है तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ये डायरेक्ट एक आदमी से दूसरे आदमी में पहुंच जा रही है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो सोचा ये जा रहा था कि यहाँ से केसेस ज्यादा निकल के आ रहे हैं कि आदमी ने दवाई ली, दवाई को प्रॉपर वे में नहीं ले रहा है, या फिर डॉक्टर एब्सेंट है, कभी आदमी एब्सेंट है, तो इसलिए उसकी जो इरेगुलरिटी दवाई हो रही है तो उसकी वजह से ड्रग रेजिस्टेंस बढ़ गया। सोचा ये जा रहा था। पर लेकिन जो प्रॉब्लम आ गई है वो ये आ गई है कि ये डायरेक्ट ट्रांसमिट हो रही है। जिस आदमी को भी ये इस तरीके की बीमारी है, वो पुराने आदमी से नए आदमी में डायरेक्ट ट्रांसमिट हो रही है। वो दवाई वाला चक्कर ही नहीं है, दवाई वाले तो केस ही बहुत कम है। तो दोनों में हो रहा है ये एमडीआर में भी हो रहा है और एक्सडीआर में भी हो रहा है। तो दोनों टीबी डायरेक्ट ट्रांसमिट हो रही है आदमी के अंदर। तो ये प्रॉब्लम देखने में आ रही है यहाँ पे। और आज की डेट में अगर देखा जाए, अगर इस लेवल पे चीजें चलती रही तो आप लोगों को पता है, ट्रेन में देख लीजिए या मेट्रो में देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, भीड़ लगी रहती है। इवन एटीएम पे भी खड़े रहो यार, लाइन में दुनिया भर की भीड़ लगी रहती थी अब तक एटीएम में भी। तो इस तरीके से हर जगह आदमियों को भीड़ देखने को मिलती है। अगर ये इस तरीके से फैलने लगी तो ये एक इतनी बड़ी महामारी बन जाएगी कि इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा। जो कंट्रोल करने की बात 2025 में की जा रही है ना, तो यहाँ से इसको 5025 तक भी नहीं की जाएगी इस तरीके से, तो और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी अगर इसका कोई सोल्यूशन ढंग से नहीं निकाला गया तो। टिल 2015 में बात कर रहे हैं कि अबाउट ओनली 93,000 ओनली, मतलब केस तो है दुनिया भर के, ओनली 93,000 केसों का जो ट्रीटमेंट किया गया है वो एमडीडीआर टीबी को ट्रीट किया गया है। पर लेकिन इतनी ज्यादा लेवल पे है ये, और जो केस अवेलेबल है, जो चीजों को सॉर्ट आउट किया जा रहा है, बहुत ही कम लेवल पे किया जा रहा है। कल भी हम लोगों ने देखा था सबसे ज्यादा मोस्ट अफेक्टेड कंट्री कौन सी है, रशिया में सबसे ज्यादा केस पाए जाते हैं आज की डेट में, ठीक है। फिर फिलीपींस है, फिर साउथ अफ्रीका है, फिर इंडिया है। तो इंडिया थी दूसरे नंबर पे वहां पे, हम लोगों ने जब कल डिस्कस किया था इस चीज को। तो एमडीटीआर जो टीवी है वो यहाँ पे देखिए बात की जा रही है किस तरीके से बढ़ रही है। ये हो गया एमडीआर टीवी और ये हो गया एक्सडीआर टीवी। तो बढ़ किस तरीके से रही है, ये देखिए क्या केसेस लगाए जा रहे हैं यहाँ पे 2000 में। ये देखा जा रहा है यहाँ पे कि 2000 में इतना था ये, ठीक है ना।
पर लेकिन 2040 तक देखिए कितनी होने की बात करें, इतनी होने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब 12.4% होने की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे बातें की जा रही हैं। अभी कितनी है ये, 2002 में इसको देखा, 2000 में देखा गया था ओनली 0.9% है, पर लेकिन इसी टाइम पे इसको देखने को मिल रहा है कि अब आगे आने वाले टाइम में ये 8.9% हो जाएगी। अगर ये परसेंट आप लोग देखें, अगर जैसे कि हम लोग निकालते हैं 100 रुपए का 1% कितना होता है, 1 रुपया हो गया। 1000 रुपए का 1% कितना होता है, 100 रुपए हो गया। अगर इसी तरीके से 1 लाख का देखें तो ये नंबर बढ़ते चले जाते हैं जैसे जैसे परसेंट में, तो इसीलिए यहाँ करोड़ों में अब जब हम देखेंगे तो ये जो परसेंटेज है ये लाखों में निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बातें बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं देखना कि जरा सा परसेंट बढ़ा है, इस जरा से परसेंट में लाखों आदमी आ जाएंगे इसके अंडर में। और ये देखा गया कि 2014 में 15 में, हाँ, जो 4 कंट्री थी उनका लगभग 40% यहीं पे थे, ठीक है ना। 40% जो ओल्ड ड्रग रेजिस्टेंस केस थे वो यहीं पे पाए जा रहे थे। लगभग ये देख ले 2,30,000 आदमी। अगर 2,30,000 आदमी को छोड़ दिया जाए किसी कंट्रियों में और फिर वे घूमने लगे सोसाइटी में खुले, तो वो ये देखो वो कितने आदमियों को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो उस लेवल पे हमको इसकी ग्रेविटी देखनी है केस की, ठीक है ना। तो इसका देखिए कि सबसे बड़ी बात तो यही है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कोई मिलिट्री का केस होता है, अगर कोई आदमी यहाँ पे आतंकवादी यहाँ पे लड़ रहा है, ठीक है, और इसके पीछे से यहाँ से सप्लाई आ रही है, ठीक है, और ये यहाँ पे लड़ रहा है, और यहाँ पे सामने भी कोई फोर्स लड़ रही है, मान लीजिए इधर से पाकिस्तान लड़ रहा है, इधर से इंडिया लड़ रहा है। तो ये केस हुआ है, पहले क्या हुआ है कि क्या काम करना चाहिए हमको कि इसकी सप्लाई कट कर दो, सप्लाई कट कर दो किसी तरीके से, यहाँ से जाके पीछे से इसकी सप्लाई कट कर दी जाए, और सप्लाई कट करने के बाद में तब इसके साथ में लड़ा जाए, तो तब इसको हराना आसान होता है। तो यहाँ पे भी इसी तरीके की बात की गई है, पहले जो बच्चे हैं, जो नीचे एज वाले बच्चे हैं, पहले वहां से सप्लाई कट करो टीबी की, टीबी को पहले वहां पे सोल्यूशन निकालो। अगर वहां पे टीबी का सोल्यूशन निकल जाएगा तो फिर आगे केस आने बंद हो जाएंगे, केस कम आने स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर उनका इलाज करो जो बचे हुए हैं। तो इस तरीके से हमको एक तरीके से केस को लेके चलना है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, एक तो जो दवाई वगैरह मैंडेटरी कर देनी चाहिए ढंग से, कोस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, ज्यादा मतलब महंगी नहीं होनी चाहिए, और ट्रीटमेंट भी जो होना चाहिए इस तरीके की दवाई लेके आनी चाहिए जो बहुत ही कम समय में चीजों को सॉर्ट आउट कर डाले। ऐसा नहीं है ज्यादा लंबे समय तक सोचा जा रहा है यार ये दवाई किस तरीके से ठीक करेगी, एक इलाज चल रहा है 6-6 महीने तक, इलाज चल रहा है 2-2 साल तक। तो जितनी जल्दी हो सके ऐसा ऐसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो जिससे कि जो ड्यूरेशन है उसको ठीक करने की केस को, वो भी एक जल्दी हो जाए, ठीक है ना, केस भी जल्दी कंट्रोल में आ जाए। तो इस तरीके का हमको फोकस करके चलना है, तभी इन सब चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है बहुत जल्दी, वरना आने वाले टाइम में महामारी बन जाएगी ये, ठीक है। अब ये नेक्स्ट वाला आर्टिकल जेनेरिक दवाई के ऊपर था, तो पहले तो सबसे पहले यहाँ पे जेनेरिक दवाई के बारे में हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए नॉर्मली अगर देखा जाए तो होता क्या है, मान लीजिए जैसे कि कोई दवाई बनाई गई, ठीक है, तो होता क्या है जैसे कि आप मान लीजिए कोई ए दवाई बनाई गई, तो ए दवाई को बनाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च हुआ होगा इसके ऊपर, बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया हो गया होगा उसके ऊपर। तो जैसे दवाई बनाई जाती है, कोई भी नई दवाई बनाई जाती है, तो उसके ऊपर बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है, और बहुत सारी चीजों के ऊपर रिसर्च भी की जाती है। जिस तरीके से मान लीजिए इसको इम्प्लीमेंट करके देखा गया सबसे पहले मोंकी के ऊपर, कभी रैट के ऊपर, तो इस तरीके से इनकी जान भी जाती है कईयों की, ठीक है। तो कई सारे इशू इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये ए दवाई बना ली गई। अब इस दवाई को बनाने के बाद में जो आदमी इस पे इतना टाइम इन्वेस्टमेंट करता है, इतना ज्यादा पैसा लगाता है, तो उसको एक तरीके से प्रोटेक्शन देने के लिए एक पेटेंट नाम की चीज होती है, तो इनको पेटेंट दे दिया जाता है लगभग 20 साल के लिए, आप लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, ड्यूरेशन ऐसी कोई फिक्स नहीं है, ये चेंज होती रहती है, और कई कंट्रियों में भी डिफरेंट डिफरेंट है ये अलग अलग चीज से। तो ये पेटेंट दे दिया जाता है, आप लोग नॉर्मली लगा के चले 20 साल के लिए, ठीक है। तो ये पेटेंट देने के बाद में अब क्या होता है, इस दवाई में जो भी सोल्ट वगैरह यूज किए गए हैं, जो भी इसके कंपोनेंट यूज किए गए हैं, उन कंपोनेंट को एक तरीके से मतलब प्रोटेक्शन में रखा जाता है। मतलब इस दवाई को अब कोई नहीं बनाएगा कम से कम 20 सालों तक। तो 20 सालों तक ये जिस रेट पे चाहेंगे उस रेट पे बेचेंगे, और एक तरीके से अपना खर्चा निकालेंगे और कमाई भी करेंगे। पर लेकिन इसके बाद में क्या होता है, जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो क्या किया जाता है, इस सोल्ट को एक तरीके से रिवील कर दिया जाता है कि क्या क्या मिलके बनाया गया है। मान लीजिए सी और डी कोई कंपोनेंट मिला के दवाई बनाई गई है, तो दूसरी कंपनियों को बताया जाता है कि ये सी और डी मिला के कंपोनेंट दवाई बनाई गई है। तो ये कंपनी क्या करती है, फिर इसी तरीके से ये दवाई बना लेती है, ठीक है ना। तो जो दवाई बनाई जाती है फिर नॉर्मल कंपोनेंट यूज करके, तो जो वो दवाई बनाई जाती है उसको जेनेरिक दवाई बोला जाता है। उस जेनेरिक दवाई को किसी भी रिसर्च से या इस तरीके की चीजों से होके नहीं गुजरना होता है, बस ये कंपोनेंट बता देते हैं तो फिर ये अपना दवाई को बना लेते हैं। तो ये जो ये वाली दवाई होती है, ये दवाई अगर 10,000 की है, तो ये वाली जो नीचे वाली दवाई होगी वो दवाई लगभग कितने की होगी, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए की, ठीक है। तो इतना रेट कम हो जाता है, तो इस इनको बोलते हैं जेनेरिक दवाई जो कि यूज की जाती है। बहुत से कंडीशन में ऐसा भी होता है
ये क्या करते हैं, जरा सा चेंज करके सोल्ट में फिर से उसका पेटेंट ले लेते हैं, जिससे कि फिर से कमाई होती रही अच्छे सी। पर लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आप लोगों ने देखा हो कई केस निकल के आए थे, नोवार्टिस का भी केस निकल के आया था, तो इस तरीके की चीजों पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी कि जरा हमारा सा चेंज करके आप लोग नया पेटेंट नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जेनेरिक दवाई देखिए लोगों तक पहुंचेगी और तभी तो लोगों को फायदा होगा। नॉर्मली मेडिसिन बनाने का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी तक पहुंचाई जाए। अगर सोसाइटी तक पहुंचेगी नहीं, आप उसका रेट बढ़ाते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। तो उसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था पहले भी। तो यही इसको जेनेरिक दवाई बोलते हैं। तो जेनेरिक दवाई का सॉल्यूशन किस तरीके, तो नॉर्मल जो दवाई रहती है उसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला जाता है, जेनेरिक दवाई से निकाला जाता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। देखिए सोसाइटी बहुत ज्यादा पुअर है, तो लोगों तक बहुत, हमने ये भी देखा था कि जिनका खर्चा चलाने का काम वो नहीं है, घर पे खाना खाया नहीं जाता है और बहुत सारी बीमारी हो जाती है उनको, तो कम से कम चीज़ों को टैकल करने के लिए अगर बीमारी हो गई है, तो दवाई तो कम से कम रीज़नेबल प्राइस में होनी चाहिए। अगर दवाई इतनी महँगी हो रही है, तो क्या मतलब हो गया? फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। बेचारे वो तो ऐसे ही जाते रहेंगे। तो इसीलिए उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए जेनेरिक दवाई बनाई जाती है। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए बात ज़िक्र किया गया है जेनेरिक दवाई की, तो एक बात हो गई। अब यहाँ पे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का ज़िक्र किया गया है, ठीक है ना? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 21 अप्रैल को एक नोटिफ़िकेशन आप लोग बोल सकते हैं निकाला गया था, क्लॉज 1.5 के तहत, ठीक है ना? ये इनका रूल है, उसके तहत निकाला गया था। तो बोला क्या गया था कि जितने भी डॉक्टर हैं, सबको क्या करना है, जेनेरिक दवाई के नाम देने हैं, ना कि स्टैंडर्ड दवाई के नाम देने हैं, ठीक है? जिससे कि लोगों की जेब पे ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो ये एमसीआई, ठीक है ना, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने निकाला था। अब थोड़ा-सा जब एमसीआई का जिक्र आ गया, तो थोड़ा-सा इसके बारे में जान लेते हैं एक्चुअली चक्कर क्या चल रहा है। देखिए जो ये एमसीआई है, जिसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बोला गया है, नॉर्मली जो काउंसिल का मतलब होता है, तो काउंसिल क्या होती है? एक तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, ठीक है? तो इसको जो नीति आयोग ने क्या सजेशन दिया है, नीति आयोग ने ये बोला है कि इस काउंसिल का नेम चेंज करके क्या कर दिया जाए, नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी कर दिया जाए। अब काउंसिल तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, वो अपने खुद डिसीजन लेती है जहां तक होता है। पर लेकिन जो कमीशन होता है, इसका जो हेड होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है? तो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस काउंसिल को क्या बनाने की कोशिश की जा रही है, मतलब पपेट डिपार्टमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है? तो ये नीति आयोग का सजेशन दिया गया है, वो किस लिए? ताकि जल्दी से जल्दी डिसीजन लिए जा सके, जल्दी से जल्दी जो भी केस हो रहा है उसको निपटाया जा सके। क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया देखिए ये बहुत सारे काम करती है। एक तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड मेंटेन रखने का काम करती है कंट्री में, ठीक है? इसके अलावा किसको लाइसेंसेस वगैरह दिए जाने हैं, किस तरीके की प्रैक्टिस चल रही है कंट्री में, तो उन सब चीज़ों पे इसका ध्यान रहता है। और किसके अंदर आती है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये? मिनिस्ट्री के अंदर किसके आती है ये भी लिखिएगा, और कौन से मिनिस्टर हैं उसके मिनिस्ट्री के, ये भी लिखिएगा। दोनों कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जो ये बनाई गई थी, इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो 1933 में हुआ था। तो देखिए कितनी पुरानी है, इंडिपेंडेंस से पहले की बातें हैं यहाँ पे। अब इसमें चेंज करने की बात चल रही है, ठीक है? तो आप लोगों को ये कुछ बातें थी जो एनएम जो इस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से आप लोगों को याद रखनी है। क्योंकि देखिए एक सजेशन आ गया और फ्यूचर में इसको इम्प्लीमेंट करने की बात करिए, तो थोड़ा सा आप लोगों को इसकी बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए। ओके, अब इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या बात की गई है। तो ये बोला गया है कि देखिए इनको ये जो 1.5 जो तहत है, क्लोज है, इसके तहत बोला गया है इथिकल रेगुलेशन भी आती है इसमें। एथिक्स क्यों आ जाता है इसमें? एथिक्स इसीलिए आ जाता है, देखिए अगर एक प्रॉपर वे में चीजें नहीं हो पा रही है, जिस तरीके से जिसके पास में पैसा नहीं है उसको लूटा जा रहा है, तो एथिकल चीजें आ गई ना। तो कम से कम लोगों को, जिनको दवाई मिलनी चाहिए उनको दवाई नहीं मिल रही है, दवाई की वजह से मर रहे हैं, तो एथिकल केस आ गए यहाँ पे। तो जिससे कि उनको दवाई मिलती रहे, तो इसको कंसर्न किया गया। तो एमसीआई के तहत इसको बोला गया कि इसको जल्दी से इंप्लीमेंट करो। और एमसीआई ने कहीं ना कहीं रेस्पॉन्ड किसके ऊपर किया? प्राइम मिनिस्टर ने 17 अप्रैल को बोला था कि कहीं ना कहीं जो डॉक्टरों को है वो प्रिस्क्राइब करना चाहिए ओनली जेनरिक मेडिसिन, ठीक है? तो 17 अप्रैल को इन्होंने बोला और 21 अप्रैल को इन्होंने अपने एक तरीके से एक नोटिफिकेशन निकाल दिया डॉक्टरों के लिए, ठीक है? तो अभी यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, देखिए ये 3 तरीके के दवाइयों के नाम बताए गए नॉर्मली, ठीक है? तो 3 तरीके के यहाँ पे दवाइयों के नाम बताए गए हैं। फर्स्ट जो बोला गया वो बोला गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड द अप्लाइड केमिस्ट्री। एक तो इस तरीके के बेस पे नाम रखे जाते हैं। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया नॉन नॉन प्रियरिटरी और द जेनरिक, जेनरिक भी बोला जाता है, जिसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, ठीक है ना? मोस्ट कॉमन इंटरनेशनल नॉन प्रायोरिटी नेम, ठीक है ना? तो एक ये वाला हो गया, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेड बाय डब्ल्यूएचओ। देखिए डब्ल्यूएचओ भी इसी तरीके की दवाई या जेनरिक दवाई पर ही फोकस करके चलता है। मान लीजिए सीरिया में लड़ाई चल रही है, वहां पे बच्चों को दवाई भेजनी है, या फिर कहीं पे भी लड़ाई चल रही है, कहीं पे कोई इशू आ गया किसी तरीके का निकल के, बहुत सारे इबोला वायरस जैसे इशू निकल के आ जाते हैं, तो किस तरीके से उनको सॉर्ट आउट करना है, वो मैक्सिमम जेनरिक दवाई के ऊपर फोकस किया जाता है। क्योंकि क्योंकि जो दवाई बनाई जाती है, जो पेटेंट वाली दवाई होती है, वो इतनी महंगी होती है कि इतना पैसा नहीं है सॉरी, कि उसके बेस पे काम किया जा सके, ठीक है? और तीसरा जो ब्रांड नेम होता है, जो कि कोई भी कंपनी मान लीजिए बना दी, टीसीएस ने मान लीजिए कोई दवाई निकाल दी कल को, तो एक हाई फाई नाम रखेगा क्योंकि ब्रांड के नाम पे बिकेगी वो दवाई।
तो इस तरीके से ब्रांड की अलग ही पहचान होती है, उसके बेस पे अलग ही पैसे बढ़ जाते हैं चीजों के। एक एक समोसा आप लोग खा रहे हैं नॉर्मल ठेली पे, वो समोसा होगा 5 रुपए का, मैक्सिमम 10 रुपए का। अगर वही समोसा आप किसी मैकडी वैकडी में जाके खाए, किसी अच्छी जगह उसमें रेस्टोरेंट में जाके खाए, वही समोसा हो जाएगा आपका 100 से 150 रुपए का। तो इसी तरीके से बातें बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए इसका फोकस किया जाता है। तो ये तो नाम होती है। इसके अलावा जो यूएसए है, ब्रिटेन और जापान वगैरह कंट्री है, वो अपने अपने खुद के ही उनके जेनेरिक नाम होते हैं। ये क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे जैसी कंट्री जो होती है, वहां पे क्या करते हैं, कोई भी एक जेनेरिक दवाई का अलग बात है, पर लेकिन फिर भी जेनेरिक दवाई पे भी थोड़ा सा तो एक एक्सपेरिमेंट होना चाहिए ना, उसको चेकआउट करना चाहिए कि वो सही वर्क कर रही है नहीं कर रही है। तो हमारे यहाँ पे जेनेरिक दवाई बना लेते हैं, पर लेकिन उनको ढंग से एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है। इसके बारे में भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था। पर लेकिन यहाँ पे जेनेरिक दवाई का भी एक फिर से एक्सपेरिमेंट होता है, जिससे देखा जाए कि वो ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही है, तो तब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसके सोच के इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी रख दिया। तो इंडिया में देखिए चीजें थोड़ी ज्यादा रूल और रेगुलेशन के हिसाब से नहीं होती है, पर लेकिन जो ये कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है सारी, इनमें जो चीजें हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजन के अंदर होती हैं। ओके, अब ये तो एक प्रॉब्लम हो गई। इसके अलावा भी कई सारी और प्रॉब्लम है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है मैनी बैरियर्स बोला गया है। पहले तो यही बोला गया है उन्होंने, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्या है? मान लीजिए जुकाम हुआ है, ठीक है ना, हल्का सा सर दर्द भी हो रहा है, हल्का सा बुखार भी हो रहा है और बदन भी टूटा टूटा लग रहा है, तो सारी दवाइयाँ जो है, इन सारी दवाइयों की जो रामबाण इलाज दे देते हैं, कोई एक टैबलेट बना देते हैं जिसके अंदर सारे सोल्ट हो, जो कि इन सारी बीमारियों को ठीक कर डाले। तो इस तरीके की जो फिक्स डोज दवाई होती है वो अवेलेबल है, ठीक है ना। तो इस तरीके के अगर मान लीजिए किसी को एक बीमारी हो रही है, उसको जेनेरिक दवा देनी है, तो फिक्स डोज मैक्सिमम अवेलेबल है, ठीक है। तो आज की डेट में क्या बोला जा रहा है, फिक्स डोज अकाउंट फॉर 45% ऑफ द मार्केट, और लगभग 45% और लगभग 45,000 करोड़ का इनकी अर्निंग हो रही है। मतलब एक तरीके से मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है ये फिक्स डोज की। अगर मान लीजिए अब ये सारी फिक्स डोज जो बना दी गई है, ये सारी एक अच्छे लेवल की दवाई होगी, सारी सारी पेटेंट दवाई या स्टैंडर्ड दवाई आप लोग बोल सकते हैं, तो वो वाली दवाई होगी। अब ये फिक्स डोज बना रखी है, अब इनमें से अलग अलग कैसे निकाला जाए? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस तरीके की प्रॉब्लम निकल के आती है, ठीक है ना। और जबकि इंडिया में बहुत ज्यादा है। अगर देखा जाए ब्रिटेन में तो बोला जा रहा है वेरी फ्यू है फिक्स डोज, पर इंडिया में देखा जाए तो थाउजेंड्स में है। तो इंडिया में एक बहुत बड़ी मार्केट है। और दूसरे लेवल पे भी अगर देखा जाए कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 1 लाख करोड़ जेनरिक मेडिसिन है आज की डेट में, ठीक है ना। और जो ये होती है ओनली लगभग, मतलब बोला क्या जा रहा है, देखिए जो परसेंटेज है अगर जेनरिक दवाई को लेके देखा जाए, तो बहुत ही कम अवेलेबल है मार्केट में, अगर कंपेयर में देखा जाए जो और दवाई अवेलेबल है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए कितनी ज्यादा अवेलेबल, 1 लाख करोड़ की जो मार्केट है, उस 1 लाख करोड़ की मार्केट में जो जेनरिक दवाई अवेलेबल है, वो ओनली लगभग 10% है, लगभग 10,000 करोड़ है, ठीक है। तो ये एक तरीके से नेग्लेजिबल है। अगर किसी डॉक्टर ने जेनरिक दवाई लिख भी दी, तो अगर स्टोर पे जा रहा है तो वहां पे अवेलेबल ही नहीं होगी, वो तो घूम फिर के उसको खरीदनी पड़ेगी स्टैंडर्ड दवाई, ठीक है। तो ये कई सारी चीजें हो रही हैं। तो ऑब्जेक्टिव अब क्या है कि चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, तो उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश क्या की गई है, ये की गई है कि सबसे पहली बात तो क्या करना है कि अगर कोई भी आदमी, मतलब कोई इसको अभी तो अगला पॉइंट है, अभी चल के पहले इस वाले पॉइंट को देखें। यहाँ पे क्या बोला गया है कि देखिए जिस तरीके से एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लिस्ट निकल के आती है, तो उसमें जितनी इसेंशियल मेडिसिन है उनके प्राइस फिक्स कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो उनके प्राइस जो फिक्स किए गए हैं, तो उसमें बोला गया है कि उस लिस्ट को लंबा करना चाहिए, उसके अंदर और मेडिसिन को डालना चाहिए, ठीक है। और जो ये इस तरीके से जो फिक्स डोज वाली जो जो कॉम्बिनेशन वाली जो दवाई है, इनको कहीं ना कहीं खत्म करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये एक तरीके से फिक्स हो जाती है, उसका रेट वही रहेगा, फिर उसको चेंज नहीं किया जाएगा। ब्रांड और पेटेंटों पे ज्यादा फोकस ना किया जाए एक तरीके से। और दूसरा क्या है कि चीजें जो है इजीली अवेलेबल की जाए, और डॉक्टरों को भी मैक्सिमम प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, वही दवाई प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, जेनरिक दवाई वगैरह जो होती है, ठीक है ना। इंक्लूड उसमें जेनरिक दवाई में अगर फिक्स डोज भी हो रही है तो वो भी सही है। तो देखिए मैक्सिमम जो फोकस होता है, हमने जैसे जिक्र किया था, अगर किसी इकोनॉमी को अच्छे से बढ़ाना है तो किस चीज पे फोकस करके चलना है, ह्यूमन कैपिटल पे फोकस करके चलना है। और ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल वो होता है जहाँ पे एजुकेशन अच्छी है और हेल्थ अच्छी है। और हेल्थ, एजुकेशन से पहले भी हेल्थ आती है। जब हेल्थ अच्छी होगी तो तभी तो एजुकेशन का नंबर आएगा। तो इन सब चीजों पे फोकस करके चलना चाहिए, इसीलिए इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है यहाँ पे। ओके, ये वाला आज फ्राइडे, आप लोगों को पता है फ्राइडे में कोई भी एक पॉइंट आता है, उस पर 3 पॉइंट लिए जाते हैं, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। तो यहाँ पे आज कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर आया, जिसको डेथ पेनल्टी भी बोलते हैं। आप लोगों ने अभी सुना होगा जो 2012 में केस हुआ था, निर्भया केस जिसको बोला गया था, उनसे सभी जो अपराधी थे उनको सबको कैपिटल पनिशमेंट बरकरार रखा गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो उसी के ऊपर यहाँ पे केस निकल के आता है। तो देखिए नॉर्मली अगर आप लोगों को एक जस्टिस की डेफिनेशन बताना मैं चाहूँ, अगर जस्टिस को देखा जाए तो जस्टिस क्या होता है? जस्टिस ये होता है, ये मेरी पर्सनल डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, कभी सोचो कि मन गढ़ंत कहानी चल रही है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जस्टिस जो होता है, जस्टिस ये होता है
कि किसी भी आदमी को एक तरीके से अगर किसी ने कोई अपराध कर दिया है तो उसको पनिशमेंट देना मतलब नहीं होता है जस्टिस का। उसको जस्टिस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो आदमी गलत डायरेक्शन में चल चुका है, गलत रास्ते पे चल चुका है, उसको सुधारा जाए। तो जस्टिस का और पनिशमेंट का मतलब ये होता है कि उसको सुधारा जाए, ना कि उसको एक तरीके से मतलब डराया जाए। डिटरेंस करने के लिए तो न्यूक्लियर वेपन है। एक दूसरे से एक आज इंडिया ने बनाया, कल को पाकिस्तान ने बना लिया, परसों को कोई और बना रहा है, तो वो डिटरेंस होता है एक दूसरे को डराने के लिए। पर लेकिन यहाँ पे डिटरेंस क्रिएट नहीं करना होता है, यहाँ पे सुधारना होता है। तो पनिशमेंट का जो मतलब होता है यहाँ पे सुधारना होता है, जिससे कि आदमी जो है लाइन पे आ जाए। तो पहले वाले में ये क्या कह रहे हैं, देखिए जो आदमी है एक सोशल एनिमल है, सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी में रहता है, गलती भी हो जाती है। अगर कोई आदमी गलती कर रहा है तो सोसाइटी को मिलकर सुधारना चाहिए, उसको सबको मिलकर ठीक करना चाहिए। ये थोड़ी ना काम है कि कोई की अगर देखिए जब हम किसी को पैदा नहीं कर सकते हैं तो उसको मारना हमारा हक नहीं है, ठीक है ना। जिस तरीके से महात्मा गांधी जी की भी यहाँ पे लाइन है कि एन आई एज एक आंख और दूसरी आंख के लिए एन आई फॉर एन आईज मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड। मतलब अगर हम आंख के बदले आंख मांगेंगे, अगर हम हाथ के बदले हाथ मांगेंगे, तो इस तरीके से किसी ने किसी की जान ली और हम भी उसकी जान लेंगे, तो ये कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। ये गांधी जी की कोट थी जिसको आप यूज कर सकते हैं कहीं पे भी अपने ऐसे वगैरह में और राइटिंग में। तो ये बोला गया था। तो जो लेफ्ट वाले हैं ये मना कर रहे हैं कि डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। राइट वाले क्या कह रहे हैं, राइट वाले सरासर बोल रहे हैं, राइट वाले बिल्कुल बोल रहे हैं कि डेथ पेनल्टी बिल्कुल होनी चाहिए। बिना डेथ पेनल्टी के यहाँ पे एक जानवर राज हो जाएगा। कोई भी आदमी किसी को भी मारेगा, अगर वो डरेगा नहीं तो कुछ भी करके गुजर जाएगा और उसको कोई सोचने वाला नहीं होगा। इन्होंने तो यहाँ तक बोला है, अगर कोई हेट स्पीच दे रहा है, सोसाइटी में हेट स्पीच फैला रहा है, जिसकी वजह से सोसाइटी में गड़बड़ हो रही है, जिसकी वजह से मुजफ्फरनगर जैसे दंगे हो रहे हैं, उसको भी कैपिटल पनिशमेंट दो, क्योंकि उसकी वजह से बहुत से निर्दोषों की जान चली गई है। तो जिस तरीके से कसाब के बारे में जिक्र किया इन्होंने, जो मुंबई टेररिस्ट अटैक में इन्वॉल्व था, उसको डेथ पेनल्टी दी गई। तो इस तरीके से डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। कसाब के बारे में हालांकि बोल रहे हैं कि इतने लंबे टाइम तक नहीं रखना चाहिए था, उसको पहले से पहले डेथ पेनल्टी देनी चाहिए, जिससे कि डिटरेंस बना रहे। तो डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, जिससे कि डेथ पेनल्टी की वजह से ही डिटरेंस बना रहता है। वरना जो सोसाइटी है हमारी, एक वेलफेयर जो सोसाइटी है, वो एक जंगल राज बन जाएगी। जो तीसरे वाले हैं उनका ये मानना है, देखिए दो चीजें होती हैं। एक होता है हर एक आदमी के कई सारे के माइंड स्पेयर होते हैं। एक तो होता है एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच गया, एक होता है एक नॉर्मल कंडीशन में है। तो देखिए अगर दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के चला जाए, डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, पर लेकिन वो बहुत ही ज्यादा रेगुलर नहीं होनी चाहिए, एक्सट्रीम केस में होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम सुधार ग्रह का काम होना चाहिए। पनिशमेंट का काम होता है सुधारना। किसी को पीटा जाता है, बच्चों को क्लास में कॉपी का काम करके नहीं आ रहा है, वो अपना होमवर्क करके नहीं आ रहा है, तो उसकी पिटाई नहीं की जाए, उसकी पिटाई की जाती है, पनिशमेंट इसलिए दिया जाता है ताकि वो सुधर जाए, कल से वो काम ढंग से करके आए। इसलिए नहीं दिया जाता है कि उसको डराया जाए, धमकाया जाए, उसके मन में कोई वहम बैठाया जाए। तो पनिशमेंट का काम होता है सुधारना, तो सुधार ग्रह का काम करना चाहिए। तो दोनों चीजों को साइड में लेके चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक कैपिटल पनिशमेंट भी ना रखें और इसको भी बहुत ज्यादा रख दिया जाए, ठीक है। तो दोनों चीज को पैरेलल में लेके चलना चाहिए। जो ये नीचे वाला आर्टिकल है, ये यहाँ पे जिक्र किया गया है प्लेजरिज्म के बारे में, मतलब साहित्य चोरी। मतलब लिखा, आप लोगों ने कुछ लिखा और मैंने उसको मान लीजिए चोरी कर लिया और उठा के अपनी किताब में छाप दिया। तो उसके बारे में जिक्र किया गया है कि ये साहित्य चोरी की जो आदत आती है, ये बचपन से ही क्रिएट होती है। जिस तरीके से बच्चे जो होते हैं नकल करते हैं क्लासों में, उसी तरीके से वहां से क्रिएट होके आती है। तो उसको वहां से ही सुधारा जा सकता है। आगे आने वाले टाइम में वो आदत फिर बड़ी होती चली जाती है। पहले बचपन में कहीं और के लिए चीटिंग की, फिर आगे चल के और दूसरों के लिए चीजों के लिए चीटिंग करनी स्टार्ट कर दी। तो जो चीटिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं, देखिए जितनी मेरी समझ में ये नहीं आता है, जितनी देर के लिए चीटिंग की जाती है, छोटी छोटी पर्चियां बना के या फिर कहीं छिपा के उनको लेके जाया जाता है, इतनी देर में तो अगर उस टॉपिक को उठा के पढ़ा जाए ना, इतनी देर में तो टॉपिक तैयार हो जाता है। पर लेकिन फिर भी टेंडेंसी हो जाती है। तो वहां पे जो टेंडेंसी स्टार्टिंग में चलती है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए बच्चे भी रेस्पॉन्सिबल है और माँ बाप भी रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो बच्चों को अपने बच्चों पर ध्यान नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं इतने बिजी रहते हैं। तो उन चीजों पे फोकस करके चलना चाहिए। तो प्लेजरिज्म, ये वर्ड भी याद रखना है, साहित्यिक चोरी बोलते हैं इसको। तो आगे चल के ये इंपॉर्टेंट, आगे चल के इसीलिए ज्यादा ग्रेव कंडीशन क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। ये वाला आर्टिकल जस्टिस कर्नन से रिलेटेड है, आप लोगों को कई बार बता चुके हैं, और मालवीय जी का भी इसमें थोड़ा सा जिक्र किया गया है। दोनों जो है एक तरीके से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर चुके हैं। तो एक साइड में मालवीय जी को इतनी जारी छूट दी जा रही है और जस्टिस कर्नन जी को एकदम गिरफ्तार करने के लिए बोल दिया। तो उसी के बारे में बोल रहे हैं कि भैया इनको भी छूट दो बेचारों को। तो कोई खास आर्टिकल नहीं है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो उसको नीचे लिखिएगा, और देखिए चीजों को फोकस करके चलिए। अब जो पढ़ाई पे अपना फोकस रखिए। ये नहीं है न्यूज़पेपर एकदम अभी से बंद कर देना है, अभी थोड़ा मैक्सिमम फोकस करो, एडिटोरियल तो कम से कम पढ़ते रहो। और जो आपको लोगों को बंद करना है, वो लगभग आप लोग इसको बंद कर सकते हैं, मतलब न्यूज़पेपर को पढ़ना, ठीक है ना। तो लगभग बंद कर सकते हैं 20 से 22 या फिर 25 मई के एयरफेयर में आप लोग, ठीक है। और मतलब लगभग मतलब 1 जून से बाद में तो आप लोगों को इसको साइड में रख ही सकते हैं न्यूज़पेपर को।
उसके आप फिर वीडियो वगैरह सुनते रहें आधे घंटे की, बस इसके अलावा जब भी आप लोग खाना वाना खा रहे हैं या फिर कोई घूमने फिर रहे हैं, थोड़ा टहल रहे हैं, तो उसको भी इस तरीके से सुनना है, वरना पूरा फोकस अपना किस पे देना है, रिवीजन पे देना है। ठीक है, रिवीजन पे पूरा फोकस देना चाहिए। और मैं भी ट्राई करूंगा जो वीडियो रहेगी दोनों, उन वीडियो में क्या रहेगा, मैक्सिमम फोकस रिवीजन पे ही किया जाएगा, ताकि आप लोगों का भी रिवीजन होता रहे, जिससे कि ज्यादा प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है ना, तो कोशिश कीजिए, चीजों को पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक कीजिए, और पसंद आ रही है तो चीजें लोगों को शेयर कीजिए, और नहीं पसंद आ रही है तो मत शेयर कीजिए। तो आपके हाथ में है सारी चीजें, जो चीजें पसंद आ जाती है वो शेयर किया कीजिए। ठीक है ना, अब पसंद नहीं आती है तो फिर शेयर करने कोई बनता नहीं है, हम ही को पसंद नहीं आई तो दूसरे को क्या पसंद आएगी यार। तो ऐसा सोच लिया करते हैं, फिर जब हमको पसंद आई है तो फिर दूसरों को पसंद आनी है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज करते हैं। तो देखिए, हैप्पी रहिए जितना हो सके, और अपना खाने पीने का ध्यान रखिए, और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।